एक कातिल जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, जिसने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए, जिसने कहा कि मैंने ये कत्ल इसलिए किए क्योंकि ये लोग मरने के बाद स्वर्ग में मेरे गुलाम बनेंगे। आखिर कौन था ये कातिल जिसने पुलिस को चुनौती दी खुद को पकड़ने की। 1968 को इस केस की कहानी शुरू होती है जब 20 दिसंबर वेनेजिया कैलिफोर्निया में हाई स्कूल का एक कपल जिनका नाम बेटी और डेविड होता है, ये दोनों अपनी पहली डेट के लिए स्कूल से बाहर एक कार में घूमने के लिए निकले और तभी घूमते घूमते इन्हें रास्ते में एक जगह पसंद आती है जहां ये अपनी कार रोकते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। और फिर इसके कुछ टाइम बाद रात के 11 बजे से पहले पास में रहने वाली एक महिला को इनकी कार मिलती है, जहां उसने देखा कि कार का ड्राइवर वाला दरवाजा खुला हुआ है जिस पर एक आदमी लटका हुआ था और वहीं पास में जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी थी जिसके चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये सब देखने के बाद वो महिला तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और घटना के बारे में सारी बात बताती है। पुलिस के आने के बाद पता चला कि गाड़ी से 28 फीट की दूरी पर जमीन पर पड़ी लड़की की लाश किसी और की नहीं बल्कि बेटे की है, जिसकी पीठ में 5 गोलियां मारी गई थीं। और वहीं डेविड जो अपनी गाड़ी से बाहर लटका हुआ था, उसके सर में गोली मारी गई थी जिसकी कुछ सांसें अभी भी चल रही थीं, लेकिन अस्पताल पहुंचाने से पहले ही उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने जो जांच की उसमें अनुमान लगाया कि जब बेटी और डेविड कार में बैठकर बातें कर रहे थे तभी इनकी गाड़ी के पास में एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से निकले व्यक्ति ने इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद बेटी ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने बेटी के पीठ में 5 गोलियां मार दी। इसके बाद बेटी ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने बेटी की पीठ में 5 गोलियां मार दी, जिससे तभी बेटी की मौत हो गई और वो आदमी चला गया। इसके बाद पुलिस ने काफी खोज की, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चला। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि कहीं बेटी का कोई एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं जिसने ये सब कांड किया हो, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। बेटी के एक दोस्त ने बताया कि उसने उस रात उन दोनों को रात के 9 बजे देखा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये कहीं और घूमने की योजना बना रहे हैं। और इसके बाद काफी छानबीन करने के बाद भी पुलिस को कातिल का कोई पता नहीं चला। अगले दिन बेटी की बॉडी की तस्वीर को एक अखबार में छापा गया, जिसे एक कंबल से ढका गया था, जिसके चारों तरफ खून फैला हुआ था और इसने लोगों को झंझोर कर रख दिया क्योंकि लोग काफी डरे हुए थे। और इसके बाद अगले 6 महीने तक ये सब चीजें काफी शांत हो गईं और लोग भी बिना किसी डर के आराम से रहने लगे थे। लेकिन इसके बाद फिर से एक घटना सामने आई जहां 4 जुलाई 1969 को आधी रात से ठीक पहले एक कपल डार्लिन और माइकल ब्लू रॉक स्प्रिंग्स नाम के एक पार्क में गए और वहां अपनी गाड़ी खड़ी करके बातें करने लगे। ये जगह जहां बेटी और डेविड का कत्ल किया गया था वहां से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठे थे तभी इनकी गाड़ी के पास में एक कार आती है और खड़ी हो जाती है और तुरंत चली जाती है, लेकिन करीब 10 मिनट बाद वो कार वापस आती है और इनकी गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है, जिसमें से एक आदमी निकलता है जो तुरंत इनके पास आकर टॉर्च की रोशनी इनकी आंखों पर मारता है। और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते वो आदमी एक के बाद एक कई गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें डार्लिन की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इन सब में किसी तरह माइकल गोली लगने के बाद भी बच जाता है, क्योंकि गोली चलते समय माइकल गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कूद जाता है। इन सब में माइकल को गोली लगी थी, लेकिन वो जिंदा था। और जब वो कातिल गोलियां चलाकर जाने लगता है तभी वो माइकल की दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनता है और इसके बाद वो कातिल वापस आकर दोनों में 2-2 गोलियां और मारता है और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी माइकल किसी तरह जीवित बच जाता है, जिसका उस कातिल को पता नहीं चलता। और इसके बाद आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस तकरीबन 12 बजे के बाद घटना वाली जगह पर पहुंचती है, जहां पुलिस को डार्लिन की बॉडी मिलती है, लेकिन माइकल जिंदा था, जिसके कंधे और
जबड़े में गोली लगी थी। और पुलिस के पूछने पर माइकल ज्यादा कुछ नहीं बता पाया क्योंकि कंडीशन काफी खराब थी। इस बीच पुलिस जांच कर ही रही थी, लेकिन तभी 12:40 पे पुलिस को एक फोन आता है। ये फोन उसी कातिल का था जिसने पुलिस को बताया कि मैं आपको 2 कत्लों की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। यदि आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको सफेद रंग की गाड़ी में 2 लोगों की लाश मिलेगी जिन्हें अभी अभी मैंने मार डाला है, और मैंने ही पिछले साल इस तारीख को 2 लोगों को मारा था, और तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और जब पुलिस ने इस कॉल को ट्रेस किया तो वे एक फोन बूथ पे पहुंचे, लेकिन तब तक कातिल जा चुका था। और पुलिस को जल्दी ये क्लियर हो गया कि हम किसी सातिर किलर से निपट रहे हैं जिसका एकमात्र मकसद था लोगों के बीच में अपना आतंक फैलाना। और इसके बाद माइकल ने अपनी सर्जरी के बाद पुलिस को बताया कि वो एक 5 फुट का 25 से 30 साल का एक आदमी था जिसके घुंघराले हल्के भूरे बाल थे। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती, 1 अगस्त 1969 को 3 लोकल न्यूज़पेपर को एक पैकेट आता है जिसमें एक लेटर था और उसमें लिखा था कि शहर में अभी 10-12 कत्ल और होने हैं और वो कातिल मैं ही हूँ। उसने लिखा, मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है क्योंकि ये जंगल में जंगली जानवरों को मारने से भी ज्यादा मजेदार है क्योंकि इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। उसने आगे ये भी लिखा कि मैं इसलिए इन लोगों को मारता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं जब भी स्वर्ग में जाऊंगा और जो जो लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे वो स्वर्ग में मेरे गुलाम होंगे, और मैं इन गुलामों की लंबी लिस्ट चाहता हूँ, इसलिए इन्हें मारता हूँ क्योंकि जब भी मैं स्वर्ग में जाऊं तो मेरे गुलामों की संख्या ज्यादा हो जिन पर मैं हुक्म चलाऊं। इसके अलावा उसने लेटर में कई अजीब कोड भी भेजे और कहा कि अगर तुम इन कोडों को पढ़कर समझ लो तो तुम मुझ तक पहुंच पाओगे, और अगर तुम इन कोडों को नहीं समझ पाए तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। इस कातिल ने इस लेटर में ये भी लिखा कि मुझे अभी 10-12 कत्ल और करने हैं, और अगर तुमने इस लेटर को अखबार के फ्रंट पेज पे नहीं छपवाया तो फिर मैं और भी ज्यादा लोगों को मारूंगा। और फिर इसके बाद अखबार को मजबूरन इस लेटर को छापना पड़ा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो और भी मासूम लोग मारे जाते। और ये लेटर छपने के बाद कुछ और लोगों को इस केस के बारे में पता चला, और इसके बाद 4 अगस्त को इस कातिल ने एक और लेटर भेजा जिसमें उसने इस बार अपने नाम का खुद ही खुलासा किया, जिसमें उसने जेड बनाया और जोडियक लिखा। उसने साथ में ये भी लिखा कि मैंने जो अलग अलग तरीके के मैसेज भेजे हैं अगर तुम उन्हें कोड कर लो तो तुम मुझ तक पहुंच पाओगे, वरना कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। इसके बाद पुलिस ने अपनी और जांच बढ़ाई और कई लोगों से सस्पेक्ट के रूप में पूछताछ की, लेकिन पुलिस इसके बाद भी असली कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस बीच दिन आता है 27 सितंबर 1969 का, जब पुलिस को एक और कपल की लाश मिलती है जिनका नाम ब्रायन और ससीलिया होता है। लेकिन इस बार ये कत्ल किसी गोली से नहीं बल्कि चाकू से किए गए थे जब ये कपल एक सुनसान रास्ते पर पिकनिक बनाने गया था। कत्ल के टाइम ये कपल अपनी गाड़ी में बैठा था, जिन्हें मारने के बाद कातिल ने इनकी गाड़ी पर जोडियक का साइन छोड़ दिया और साथ में एक मैसेज भी छोड़ा जिसमें उसने वही लिखा कि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, और साथ में ये भी लिखा कि पुलिस की इतनी औकात नहीं जो मुझे पकड़ पाए। इसके बाद पुलिस और भी ज्यादा बौखला जाती है और अपनी सारी ताकत इस कातिल को पकड़ने में लगा देती है, लेकिन इस बार भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। और इस बीच पुलिस को 11 अक्टूबर 1969 को एक कैब ड्राइवर पॉल स्टाइन नाम के एक व्यक्ति की लाश मिलती है। पॉल के सिर में गोली मारी गई थी और उसकी चाबियां और पर्स भी गायब था। इसके साथ उसकी शर्ट का खून से सना एक हिस्सा भी गायब था जिसे कातिल अपने साथ ले गया था। जिस टाइम ये कत्ल हुआ उस टाइम 9:55 पे 3 लड़कों ने सड़क के दूसरी पार उस कातिल को कैब को पहुंचने और जाते हुए देखा था, जिन्होंने बाद में पुलिस को बुलाया। और पुलिस की पूछताछ में उन लड़कों ने बताया कि वो आदमी तकरीबन 25 से 30 साल का होगा जिसकी लंबाई
5 फुट 9 इंच होगी, जो एक चश्मा पहने हुए था जिसके हल्के भूरे बाल थे और वो एक गोरा व्यक्ति था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस किसी गहरे रंग वाले व्यक्ति की तलाश कर रही थी। शुरू में पॉल के कत्ल को एक डकैती के रूप में लिया गया, लेकिन जब 13 अक्टूबर को पुलिस को एक लेटर आया जिसमें उस कातिल ने ये दावा किया कि ये कत्ल मैंने ही किया है, और इस बात को साबित करने के लिए उस कातिल ने खून लगी उस शर्ट का एक टुकड़ा भेजा था। और इसके बाद पुलिस ने उन 3 लड़कों की मदद से उस कातिल के 2 स्केच बनवाए। लेकिन इसके बाद भी जोडियक ने कुछ और लेटर भेजे अलग अलग तरीके से। वहां की पुलिस का कहना था कि जोडियक ने 5 कत्ल किए हैं, लेकिन वहां के न्यूज़पेपर और प्राइवेट डिटेक्टिव का कहना था कि जोडियक ने 37 लोगों को मारा है। और इन सबके बीच जोडियक के बीच बीच में कई लेटर आते रहे। जोडियक के द्वारा भेजे गए कोडों में से कुछ को तो डिकोड किया गया, लेकिन सबको नहीं। और इन सबके बाद 37 लोगों को मारे जाने की खबर सुनकर इस केस में FBI भी शामिल हो गई, क्योंकि तब तक जोडियक की दहशत हर जगह फैल चुकी थी। इस बीच एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, जो इस केस को कवर कर रहे थे, उन्हें उस कातिल ने एक कार्ड भेजा जिसमें जोडियक का जेड बना हुआ था, जिसमें उसने लिखा कि अब तुम्हारे भी बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने उस स्केच की मदद से कई सस्पेक्ट को पकड़ा जिनकी शक्ल थोड़ी बहुत उससे मिलती थी, लेकिन जांच करने पर कोई भी सस्पेक्ट इन कत्लों से दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं मिला, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस की नज़र में वैसे तो कई सस्पेक्ट आए, लेकिन आर्थर नाम के इस व्यक्ति पर पुलिस को ज़्यादा शक हुआ कि ये ही जोडियक है। लेकिन जब जांच की गई तो पुलिस को इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, और इस बीच इस केस की जांच होते होते काफ़ी समय बीत गया था। और बाद में पुलिस ने अप्रैल 2004 में कुछ न मिलने पर जोडियक की फाइल को बंद कर दिया। लेकिन बाद में 2007 में कुछ सबूत और सस्पेक्ट मिलने पर इस फाइल को दोबारा से रीओपन किया गया। लेकिन इन सब के बाद भी पुलिस आज तक जोडियक को नहीं पकड़ पाई, और ये भी आज तक पता नहीं चला कि जोडियक कौन था और उसने इतने लोगों का कत्ल क्यों किया, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।